प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। पिछली कक्षा में हमने संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर संधि का अध्ययन किया था। क्लास काफी लंबी हो गई थी, इसलिए संधि के अन्य दो प्रयोगों का हमने वर्णन नहीं किया उस कक्षा में। आज हम स्वर संधि के आगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। आपको संधि प्रकरण में दो बातें याद रखने के लिए मैंने कहा था, या दो बातें समझना है आपको। पहली बात कि जब हम दो शब्दों की संधि की बात करते हैं तब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। उस क्रम में मैंने आपको बताया था कि आपको अपना ध्यान पहले शब्द पर केंद्रित करना है। पहले शब्द के बिल्कुल आखिर में जो वर्ण आ रहा है या जो ध्वनि आ रही है, उसके आधार पर हम निश्चित करेंगे कि संधि किस प्रकार की है। यदि कोई स्वर है तो हम स्वर संधि कहेंगे, यदि कोई व्यंजन है तो हम व्यंजन संधि कहेंगे, और यदि कोई विसर्ग है तो हम विसर्ग संधि कहेंगे। उदाहरण के लिए, राम धन अवतार, क्या बनेगा संधि के बाद? रामावतार। अब आप ध्यान दें कि पहला शब्द कौन सा है? राम। कौन सा है पहला शब्द? राम। राम शब्द में सबसे आखिर में आ रहा है एक स्वर, म हलंत धन अ क्या है? एक स्वर है। यानी रामावतार में कौन सी संधि आपको प्राप्त होगी? स्वर संधि। आप इसी प्रकार से देखेंगे कि जो शब्द आपको दिए गए हैं, दो शब्द जिनका योग करना है, अथवा जो यौगिक शब्द आपको दिया गया है जिसका विच्छेद करना है, उसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। यह पहली बात है। दूसरी बात मैंने आपसे कहा था कि यह आपको समझना बेहद आवश्यक है कि संधि कहाँ होती है। दरअसल संधि दोनों शब्दों की नहीं हो रही है, बल्कि पहले शब्द के आखिरी वर्ण की संधि दूसरे शब्द के पहले वर्ण के साथ हो रही है। आप याद करें, पिछली कक्षा में मैंने ट्रेन के डिब्बों के जोड़ने का उदाहरण दिया था। जैसे यदि ट्रेन के दो डिब्बे आपस में जोड़े जा रहे हों तो डब्बों को जोड़ने का एक निश्चित तरीका है कि पहले डब्बे का पिछला हिस्सा पिछले डब्बे के अगले हिस्से से जुड़ेगा। ठीक वैसे ही पहले शब्द का आखिरी हिस्सा दूसरे शब्द के पहले हिस्से से जुड़ेगा। इतना, ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? जैसे मैंने बताया कि स्वर है, पहले शब्द के आखिर में स्वर है तो स्वर संधि होगी। ठीक वैसे ही यदि पहले शब्द के आखिर में कोई व्यंजन है, और जब हम व्यंजन कहते हैं तो शुद्ध व्यंजन कैसे प्राप्त होगा? जैसे हम कहें क, तो क शुद्ध व्यंजन नहीं है, शुद्ध व्यंजन है क हलंत। दरअसल जब हम क बोलते हैं तब हम क हलंत धन अ बोलते हैं। यदि अ का लोप किया जाए, अ क्या है? स्वर है। क में अ स्वर का लोप कर दीजिए, तब आपको व्यंजन प्राप्त होगा। और लिखते कैसे हैं?
क लिखेंगे और नीचे हलंत लगा देंगे। हलंत का अर्थ ही है कि उस अक्षर में से जो स्वर जुड़ा हुआ था उच्चारण के स्थिति में, उस स्वर का लोप कर दिया गया। यानी व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी कि व्यंजन, अगर किसी पहले शब्द के आखिर में व्यंजन है और दूसरे शब्द के आखिर में, दूसरे शब्द के आरंभ में कोई व्यंजन है या स्वर है। ध्यान रखिए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है इससे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है संधि निर्धारण में। तो पहले शब्द के आखिर में कोई व्यंजन है और दूसरे स्वर के आरंभ में कोई स्वर अथवा व्यंजन है, तो वहां पर मेल होने से जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, शरत चंद्र, शरत चंद्र, और जब दोनों जुड़ेगा तो क्या बनेगा, शरत चंद्र। देखिए, व्यंजन संधि में कुल 12 नियम है। इन 12 नियमों के आधार पर संधि का निर्धारण होता है। अब हम एक एक कर सभी नियमों को समझेंगे और उनके आधार पर देखेंगे कि वह नवीन यौगिक शब्द क्या प्राप्त होगा। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, अब आपको पता है कि हिंदी में जो हमारी लिपि है, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख स ह क्षत्रज्ञ, यह जो हमारी लिपि के अक्षर हैं क ख ग घ, उन्हें बहुत वैज्ञानिक और सुचिंतित तरीके से ध्वनि स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक का अपना वर्ग है। ध्यान दीजिएगा कि कंठ, सबसे आखिरी स्थान क्या है, कंठ। कंठ के पीछे से तो ध्वनि निकलेगी नहीं, ध्वनि निकलेगी कंठ से। तो कंठ से लेकर के होठ से होते हुए नासिका तक, यानी नासिक के तक जो ध्वनियां हैं उनको एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कितनी बड़ी वैज्ञानिकता है हमारी देवनागरी लिपि की यह। तो यह जो पहला नियम है वह कहता है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण, जैसे पहला वर्ग है तो उसका तीसरा और चौथा वर्ण क्या होगा, ग और घ। क ख, ख दूसरा होगा, ग तीसरा होगा, घ चौथा होगा। तो किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए, किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज, ट को ड और प को ब में बदल देते हैं। और जब मैं कह रहा हूं क को ग, तो यानी कि क के नीचे हलंत है, ग के नीचे भी हलंत है। जब मैं कह रहा हूं च को ज में बदलना है तो च के नीचे हलंत है और ज के नीचे भी हलंत है। ट और ड, तो ट के नीचे भी हलंत है और ड के नीचे भी हलंत है। तो इस प्रकार से हम उन वर्णों को बदल देते हैं। एक बार फिर से आप नियम सुनिए। क्या है नियम? किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह
या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज, ट को ड और प को ब में बदल देते हैं। अब उदाहरण देखिए, जैसे हमने कहा क और ग हो जाए, किससे मेल हो रहा है? तीसरे या चौथे वर्ण से। क क्या है? पहला वर्ण है किसी भी वर्ग का, यानी किसी भी वर्ग का क्या, पहले वर्ग का पहला वर्ण है क। और ग क्या है? पहले वर्ग का तीसरा वर्ण है ग। अब क ग तो क्या बनेगा? ग। जैसे आधा ग हो जा रहा है। देखिए, जब हलंत लगा देते हैं तो उसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि उसमें से स्वर का लोप हो गया, और दूसरा अर्थ यह भी है कि उच्चारण के स्तर पर वह शब्द आधा हो गया। कहते हैं ना आधा, आधा ग। दरअसल मानक हिंदी में तो कई बार कुछ लोगों को आप देखेंगे कि ग अगर जैसे दिग्गज लिखना है तो ये पहले जो आधा ग आ रहा है उसके नीचे पूरा ग लिख करके हलंत लगा देते हैं। वह सही तरीका है, उसको आप कभी ये मत सोचिएगा कि ऐसे किसी ने लिख दिया है तो गलत लिख दिया है। तो अब हम संधि देखते हैं, क धन ग। तो यहां जो हो रहा है तो वो क्या हो जा रहा है? क को ग में बदल देंगे। ये जो क है, क हलंत है, वह ग हलंत में बदल जा रहा है। दिक धन गज बराबर क्या प्राप्त होगा? दिग्गज। ऐसे ही क धन ई, ई क्या है आपका? अ आ इ ई उ स्वर है। तो स्वर से अगर हो रहा है तो उसमें भी ग ई हो जाएगा। क जो है वो आधे ग में, आधा क आधे ग, आधा क का मतलब क के नीचे हलंत, और आधा ग का मतलब ग के नीचे हलंत। यानी फिर वही बात कि क से स्वर का लोप हो गया और ग से भी स्वर का लोप हो गया। शुद्ध व्यंजन, विशुद्ध व्यंजन की प्राप्ति है ये। तो क धन ई, तो क की जगह ग हो गया तो गी। वाक धन ईश, वाक धन ईश वागीश। ऐसे ही च धन अ क्या बनेगा? ज। हाँ, ऐसे ही ट धन आ, डा। ट धन आ, ट क्या है? ट वर्ग का पहला वर्ण है। और आ क्या है? आ एक स्वर है, जुड़ेगा तो ट का बदला कहाँ हो जाएगा? ड में। ट कैसे बदलेगा? ड में। तो ट धन आ बराबर क्या हो जाएगा? डा। जैसे सट धन आनंद, सडानन। इसी तरीके से आप अन्य जो शब्द हैं उनका व्यवहार करेंगे। अब हम दूसरे नियम पर आते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का? कुल 12 नियम हैं, याद रखिएगा। इन्हीं 12 नियमों में आपको सभी प्रकार की व्यंजन संधियां प्राप्त हो जाएंगी। तो दूसरा नियम क्या कहता है? यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, वही वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हाँ, तो यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प का मेल न या म, यानी न के नीचे हलंत और म के नीचे हलंत वर्ण से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। 5वां वर्ण कौन सा है? जैसे क वर्ग का कौन सा है? क ख ग घ अंग, अंग, अंग। ड लिख करके जो उसके दाहिनी तरफ एक बिंदु लगाते हैं तो अंग हो जाता है ना। वैसे ही च छ ज झ इया, तो 5वां वर्ण कौन सा है? च वर्ग का? इया। तो नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प सबके नीचे हलंत लगा है, यह ध्यान दीजिए। क, च, ट, त, प का मेल
न अथवा म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण उपस्थित हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए क और म क्या है, न या म वर्ण से मेल हो रहा है पहले का, तो क क्या है, पहले ही वर्ग का यानी क वर्ग का पहला ही वर्ण है क। और म क्या है, न और म से मेल कराना है इस दूसरे नियम के अंतर्गत। तो क के नीचे हलंत क धन म, इससे क्या निकलेगा, पांचवा अक्षर हो जाएगा, अंग हो जाएगा। पांचवा अक्षर क वर्ग का कौन सा है, अंग। जैसे वाक्मय, वाक मतलब आप सबको पता है वाणी, वाक्मय, वांगमय, क्या शब्द प्राप्त होगा, वांगमय। इसी तरीके से ट वर्ग है, ट वर्ग का पहला वर्ण है ट, और इसका योग हम कर रहे हैं म से, तो क्या प्राप्त होगा, ट ठ ड ढ ण। हाँ, ण मतलब ण के नीचे हलंत, ण पूरा नहीं बोल रहे, ण का मतलब ण के नीचे हलंत। अब देखिए इसका प्रयोग, सठ धन मास, सठ धन मास, सठ मतलब 6, धन मास महीना। शब्द क्या प्राप्त होगा आपको, यौगिक शब्द षण मास, षण मास। जैसे इसी तरीके से अब हम एक और इसी नियम के अंतर्गत लेते हैं त और न। ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो शब्द है, उसके आरंभ में न या म होना चाहिए, तभी यह योग होगा। तो दूसरे अक्षर की जगह क्या आ रहा है, न या म। अब हम देखते हैं त धन न, त क्या है, त वर्ग का प्रथम वर्ण, त वर्ग का प्रथम वर्ण है त, इसका योग कर रहे हैं न से। तो चूंकि न से करे और न ही उस वर्ग का आखिरी यानी पंचम अक्षर है, पंचम वर्ण है, इसलिए त धन न बराबर भी न ही हो जाए, न के नीचे हलंत। उदाहरण देखिए, उत धन नयन, उत धन नयन, और शब्द क्या बनेगा, उन्नयन, उन्नयन। ऐसे ही प धन म, प के नीचे हलंत, धन म के नीचे हलंत का शब्द क्या बनेगा, म। यानी इसी तरीके से आप एक शब्द श्रृंखला का निर्माण करते जाएंगे। अब हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, व्यंजन संधि का। तीसरा नियम है त का मेल, त यानी त के नीचे हलंत, त का मेल ग घ द ध ब भ य र व। कौन कौन सा, ग घ द ध ब भ य र व, या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। क्या कह रहा है, कहां किसका मेल करा रहा है, द का। यानी पहले शब्द के आखिर में कौन सा वर्ण उपस्थित होना चाहिए इस तीसरे नियम के अंतर्गत, त के नीचे हलंत। और दूसरे शब्द के आरंभ में कौन सा वर्ण होना चाहिए, ग घ द ध ब भ य र व, या कोई स्वर, तो क्या हो जाएगा, द। जैसे उदाहरण क्या है, त धन भ, तो त का क्या हो जा रहा है, द हो जा रहा है, द्भ, द त धन भ भ। तो इसका उदाहरण क्या है, सत धन भावना, सत धन भावना बराबर क्या हो जा रहा है, सद्भावना, सत धन भावना, सद्भावना।
त के नीचे हलंत का द के नीचे हलंत हो जाएगा, यानी आधा द हो जाएगा। कभी कभी लोक व्यवहार का उपयोग भी किया जाना चाहिए। आधा द कहते हैं लोग व्यवहार में, त के नीचे हलन को आधा त, द के नीचे हलन को आधा द। तो उस लोक व्यवहार से भी ज्ञान प्राप्त करने का यत्न किया जाना चाहिए। तो क्या हुआ, सत धन भावना, त का आधा द हो गया, यानी द के नीचे हलन, तो शब्द बना सद्भावना। त धन ई क्या बनेगा, त की जगह द हो जाएगा तो दी। जगत धन ईश, जगदीश। वैसे ही त धन भ, त धन भ बराबर त की जगह फिर द हो जाएगा तो दुभ, यानी भगवत भक्ति। भगवत भक्ति, उसका शब्द क्या बनेगा योग से, भगवत भक्ति। ऐसे ही त धन र, द्र, त के नीचे हलंत धन र बराबर क्या बनेगा, त का द हो जाएगा द्र। तो तत् धन रूप, तत् धन रूप बराबर क्या शब्द मिलेगा, तद्रूप। इसी प्रकार से एक और, त धन ध, त धन ध, द के नीचे हलंत और ध बनेगा। ये जैसे सत धन धर्म बराबर सद्धर्म। त का द हो जा रहा है, ध्यान दीजिए, त के नीचे हलंत का द के नीचे हलंत हो जा रहा है। आधा त आधा द में बदल जा रहा है। लोक व्यवहार में क्या कहेंगे, आधा त आधा द में बदल जा रहा है। अब आते हैं चौथा नियम। क्या कहता है चौथा नियम, त से परे च या छ होने पर, च ज या झ होने पर, देखिए फिर से कहते हैं, त से परे च या छ होने पर, च ज या झ होने पर ज, ट या ठ होने पर ट, और ड या ढ होने पर ड, और ल होने पर ल हो जाता है। यानी क्या कह रहा है, त से परे, त से इतर, च या छ होने पर च के नीचे हलंत या छ के नीचे हलंत है तो च हो जाएगा। ज या झ के नीचे हलंत या झ के नीचे हलंत है तो ज हो जाएगा। ट या ठ, तो ट के नीचे हलंत या ठ के नीचे हलंत होने पर ट हो जाएगा। ड या ढ, तो ड के नीचे हलंत या ढ के नीचे हलंत होने पर ड हो जाएगा, और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, त के नीचे क्या हो रहा है, त धन च बराबर च, आधा च धन पूरा च। जैसे उदाहरण देखिए तब आपको अधिक समझ में आएगा। उत धन चारण, शब्द क्या बनता है, उच्चारण। उच्चारण करते हैं ना हम लोग, किसी भी शब्द का उच्चारण, किसी भी शब्द को बोलना, उत धन चारण, उच्चारण। ऐसे ही त यानी आधा त या त के नीचे हलंत कहें, धन ज बराबर ज, यानी आधा ज धन पूरा ज। आधा ज में पूरा ज जोड़ के लिख रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, सत धन सत धन जन सज्जन, सत धन जन सज्जन, आधा ज फिर पूरा ज हो जा रहा है। ऐसे ही त धन झ, त के नीचे हलन धन झ बराबर ज झ, आधा ज धन झ। उदाहरण इसका थोड़ा मुश्किल है। एक शब्द है उत धन झटिका, और इसका शब्द क्या बनेगा योग से, उज्झटिका। ऐसे ही त धन ट बराबर, त का ट हो गया आधा ट धन पूरा ट, तत् धन टीका, तटीका।
उदाहरण आपको समझने होंगे। बिना उदाहरणों के समझे आप विशुद्ध नियमों को रट करके व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप अपने द्वारा स्मरण किए गए नियमों को उदाहरणों से परिपुष्ट नहीं करते हैं, उदाहरणों से समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो व्यावहारिक ज्ञान से वंचित होने के कारण निश्चित समय पर जब आपके ज्ञान की उपयोगिता की आवश्यकता होगी तब आप इस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए कि आप नियम पढ़ें तो साथ ही साथ उदाहरणों के माध्यम से उन नियमों के व्यवहारिक ज्ञान को भी अवश्य प्राप्त करें। व्याकरण में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। केवल आप नियम पर नियम रटे जा रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब हम 5वां नियम की ओर आते हैं। क्या कहता है 5वां नियम? 5वां नियम कहता है कि त का मेल यदि श से हो तो त को च और श का छ बन जाता है। बिल्कुल बहुत साधारण सा नियम है कि त यानी त के नीचे हलंत का मेल यदि श यानी श के नीचे हलंत से होता है तो त जो त के नीचे हलंत है वह किसमें बदलेगा? च। च यानी च के नीचे हलंत, और श किसमें बदलेगा? श का छ बन जाएगा। यानी श के नीचे हलंत का को कैसे बदल देंगे? छ के नीचे हलंत से। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे त धन श यानी त के नीचे हलंत, धन श के नीचे हलंत लगेगा तो यह नियम क्या करता है? क्या बन जाएगा? छ, आधा च और छ, यह बन जाएगा। तो शब्द का उदाहरण क्या होगा? उत धन श्वास, उत धन श्वास, उच्छ्वास। उत धन श्वास बराबर यौगिक शब्द मिल रहा है उच्छ्वास। वैसे ही त धन श, फिर होगा आधा च और छ, त धन श आधा च धन छ, उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। फिर देखिए त धन श क्या बन रहा है? आधा च छ। याद रखिए आधा च और छ। एक उदाहरण और देखिए, सत धन शास्त्र बराबर सच्छात्र। अब हम आते हैं छठे नियम की तरफ। अब नियम थोड़े थोड़े छोटे छोटे हैं। वो पहले दूसरे नियम थोड़े बड़े थे, लेकिन अब नियम बहुत छोटे छोटे हैं। क्या कह रहा है छठा नियम? त का मेल यदि ह से हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। बिल्कुल छोटा सा नियम है। क्या कि त के नीचे हलंत है, उसका मेल ह के नीचे हलंत है, तो त किस में परिवर्तित होगा? द में। द के नीचे हलंत में, और ह के नीचे हलंत यदि लगा है तो वह किस में परिवर्तित होगा? ध के नीचे हलंत में। उदाहरण देखिए। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं कि त का मेल ह से हो। अब ये कैसे समझेंगे? याद रखिए, पहले शब्द के आखिर में त के नीचे हलंत है, जैसे शरत या उत, और ह जब हम कह रहे हैं तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण ह होगा। ये याद रखिएगा। जैसे हार, हानि, ठीक है, ये सारे शब्द। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये याद रखना पड़ेगा आपको। नहीं बार बार आप कंफ्यूजन करेंगे कि ये किसका किससे मेल करा रहा है, ये त कहाँ से मिल गया, ह कहाँ से मिल गया। ऐसी कठिनाइयां बच्चों को होती हैं, लिहाजा आप यह बात हमेशा याद रखेंगे। और यह कोई मतलब बहुत नियम कानून बना करके रटने वाली चीज नहीं है। बस एक बार आपने यदि समझ लिया, आपकी समझ में आ गया, तो उसके बाद फिर आपको दोबारा इसको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है कि आपको ऐसा करना है, यहाँ ध्यान केंद्रित करना है। अब उदाहरण देखिए,
त धन ह बराबर द ध द ध। जैसे द के नीचे हलंत ध या आधा द और ध लिखते हैं ना, द लिख करके उसके नीचे ध लिख देते हैं पूरा। तो अब इसका उदाहरण देखिए, उत धन हार, उद्धार। इसी प्रकार से त धन ह, फिर से मैं कह रहा हूं द के नीचे ध लिखते हुए देखा है ना आपने द। तो उत धन हरण, उद्धरण, उत धन हरण, उद्धरण। ऐसे ही तत् धन हित, तद्धित, तद्धित। ठीक। अब आते हैं 7वें नियम की तरफ। 7वां नियम क्या कह रहा है? मैंने कहा कि पहले दूसरे नियम बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अब नियम बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। तो 7वां नियम क्या कहता है कि स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। क्या कह रहा है नियम? फिर से सुनिए। स्वर के बाद यदि छ वर्ण यानी छ के नीचे हलंत, तो छ वर्ण आ जाए तो छ के से पहले च वर्ण बढ़ा देते। च के नीचे हलंत, च आएगा आपका छ से पहले। याद रखिए, पहले बढ़ाना है, बाद में मत बढ़ा दीजिएगा कि बहुत खुश हुए तो दौड़ के गए उसको पीछे लगा दिया, नहीं, आगे लगाना है, ये याद रखिएगा। जैसे अ धन छ क्या बन जाएगा? अच्छ। जैसे स्वधन छंद, स्वधन छंद कौन सा शब्द मिलेगा आपको यौगिक? स्वच्छंद। आ धन छ, आछ। छ से पहले च लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण आ धन छादन, आच्छादन। मैं फिर कह रहा हूं, च छ से पहले लगेगा, छ के बाद मत लगा दीजिएगा। च छ से पहले लगेगा। आ धन छादन बराबर आच्छादन। ठीक है। इसी प्रकार से ई धन छ, ई धन छ, इच्छ। आज च छ से पहले लग जा रहा है। उदाहरण के लिए संधि धन छेद, संधि छेद। इसी प्रकार से उ धन छ, फिर छ से पहले च लगेगा। अनुधन छेद, अनुच्छेद। छ से पहले च लग जा रहा है। हाँ। अब आते हैं 8वां नियम। क्या कहता है 8वां नियम? बहुत छोटा सा नियम। यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ा है आपने, तो म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। बिंदी लग गई, क्या लग गई? बिंदी लगा देते हैं, उसी को अनुस्वार कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है? म के बाद, म मतलब म के नीचे हलंत के बाद क से म, यानी क के नीचे हलंत से म के नीचे हलंत, यानी क्या है? क से लेकर म तक कोई व्यंजन हो, व्यंजन होना चाहिए, स्वर मत देखने लगिएगा। म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। म किस में बदलेगा? अनुस्वार में। जैसे देखिए, म धन च अनुस्वार हो गया। अब देखिए, किम धन चित, किम धन चित, किंचित। म धन क, किम धन कर, किंकर। म धन क, फिर वही अनुस्वार आ जा रहा है, ध्यान दीजिए, वही बिंदी आ जाएगी। सम धन कल्प, सम धन कल्प, संकल्प। म धन च, फिर बिंदी, सम धन चय, संचय, सम धन चय, संचय। ऐसे ही सम धन तोष, संतोष। ऐसे ही सम धन बंध, यानी म के नीचे हलंत, धन ब जोड़ रहा है, तो फिर वहां अनुस्वार हो जाएगा। सम धन बंध, संबंध। सम धन पूर्ण, संपूर्ण।
ठीक। अब आते हैं 8वें नियम की तरफ। 8वां नहीं, 9वां नियम होगा। हाँ, अब आते हैं 9वें नियम की तरफ। क्या कहता है 9वां नियम? म के बाद म का द्वित्व हो जाता है। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है कि म के बाद म आए, यानी म हलंत, म के नीचे हलंत के बाद यदि म आए तो द्वित्व हो जाएगा। ये तो है ही, बिल्कुल उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कुछ सोचना है, म के नीचे हलंत का मतलब ही आधा म है लोक व्यवहार में। तो म के नीचे हलंत और म हो जाए तो इस नियम को तो रटना भी नहीं है, रटने का भी कोई औचित्य नहीं है इस 9वें नियम को। जैसे म के नीचे हलंत धन म बराबर म, यानी आधा म धन म। उदाहरण देखिए, सम धनमति, सम्मति। हाँ, सम धनमान, सम्मान। ठीक। अब इस नियम में कुछ भी रटने के लिए नहीं है। ये बहुत ही साधारण और शायद सबसे आसान नियम है कि आधा म और पूरा म जोड़ेंगे तो उसी को वैसा का वैसा ही लिख देंगे, आधा म और पूरा म। इसमें कुछ भी रटने के लिए नहीं है। अब आते हैं 10वें नियम पर। 10वां नियम क्या कहता है? 10वां नियम कहता है कि म के बाद य, र, ल, व, श, ख, स, ह। जब मैं कह रहा हूं य, र, ल, व, श, ख, स, ह, तो सबके नीचे हलंत भी लगा रहा हूं, याद रखिएगा। अब म बोल रहा हूं तो म के नीचे हलंत भी लगा रहा हूं। आप उच्चारण पर ध्यान दें। जब मैं कहूं म मतलब हलंत नहीं है, पूरा का पूरा म बोला जा रहा है। लेकिन अगर मैं म बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं म के नीचे एक हलंत लगा रहा हूं, विशुद्ध वर्ण लिख रहा हूं, उसमें से स्वर का लोप कर दे रहा हूं। मैं स्वर का उच्चारण करूंगा ही नहीं। जो म के बाद आ रहा है वह मैं उस वर्ण का उच्चारण मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं कर रहा हूं म। और अगर मैं म बोल रहा हूं तो इसका मतलब है बिना हलंत के म लिख रहा हूं, उसमें म हलंत धन अ शामिल है। यानी म के बाद य, र, ल, व, श, ख, स, ह में से कोई व्यंजन होने पर, कोई भी व्यंजन हो इनमें से, तो म का अनुस्वार हो जाता है। फिर ध्यान दीजिए, वही बिंदी लग जा रही है, अनुस्वार ऊपर जो बिंदी लगती है। अनुस्वार अनुनासिक, अनुनासिक क्या था? चंद्र बिंदु। और अनुस्वार क्या है? जो बिंदी, छोटी सी बिंदी लगा देते हैं टीका टाइप से, उसी को अनुस्वार कहते हैं। तो अब देखिए, यहां उदाहरण देखिए। म धन य, म के बाद य, र, ल, व, श, ख, स, ह आ रहा है ना, तो म धन य, म के नीचे हलन धन य बराबर फिर अनुस्वार, फिर म की के स्थान पर अनुस्वार लगा दे रहे हैं। उदाहरण देखिए, सम धन योग, संयोग। सम धन रक्षण, संरक्षण। म है और धन र है, तो क्या आएगा? म के स्थान पर एक अनुस्वार आ जाएगा। तो सम धन रक्षण बराबर संरक्षण। वैसे ही म धन व, म धन व, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण इसका है भाई। सम धन विधान, क्या बना? हमारा संविधान। सम धन विधान बराबर संविधान। वैसे ही म धन व, म धन व, फिर यहां म के ऊपर म हट जाएगा, क्या लग जाएगा? अनुस्वार। सम धनवाद, संवाद। स के ऊपर बिंदी और वाद, संवाद। वैसे ही म धन श, सम धन शय, संशय। सम धन लग्न, संलग्न। सम धन सार, संसार।
है ना। म आधा म धन स, फिर वही हो गया, अनुस्वार लग गया, तो सम धन सार, तो स के ऊपर एक अनुस्वार लगा दीजिए और सार वैसे का वैसा लिख दीजिए, संसार बन गया। अब आते हैं 11वें नियम की तरफ। क्या कहता है 11वां नियम? रि र स से परे न का ण हो जाता है। हाँ, न ही वर्ण में ण आ रहा है, आखिरी है ना, न पहला है, सॉरी, न वर्ण जो है त थ द ध ये जो है क ख ग घ अंग च छ ज ज इया, तो इस तरीके से करते करते न और ण, कई लोग न और ण के उच्चारण में विभेद नहीं कर पाते। हाँ, ण कैसे लिखते हैं? वो घंटी लगा के जो डंडा खींचते हैं उसको ण बोलते हैं। और न लिखना तो आशा करता हूं सबको आता होगा, न लिखना। तो क्या कह रहा है नियम कि रि र स से परे न का ण हो जाता है, परंतु च वर्ग, देखिए अपवाद देखिए, परंतु च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, स और स, यानी च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और श और स का व्यवधान हो जाने पर न का ण नहीं होता। अब इसमें आपको थोड़ा समझना होगा, और समझेंगे कैसे आप? उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण नहीं देखेंगे, शब्दों के व्यावहारिक ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे, तो आप इस नियम को नहीं समझ पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। देखिए उदाहरण है र धन न, र धन न क्या बन रहा है? ण, परिधन नाम। और आपको जो शब्द मिलता है यौगिक क्या मिलता है? परिणाम। इसी तरीके से र धन म, र क्या है? र के नीचे हलंत, र के नीचे हलंत, धन म, फिर यहाँ पे ण बनेगा। उदाहरण देखिए, प्र में क्या है? प धन र के नीचे हलंत, प्र धन मान। क्या हुआ? प्रधनमान बराबर प्रमाण। इस नियम को आप बहुत ध्यान से कम मैंने कक्षा में तेजी से शायद पढ़ा दिया होगा। इस नियम को आप बहुत ही ध्यान से घर जाकर या इत्मीनान से बैठकर समझिएगा। इससे संबंधित उदाहरणों को देखिएगा, और उसके बाद यदि नहीं समझ में आता है तो आप फिर से पूछिए, बारंबार अपने अध्यापक से पूछिए कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ जटिलताएं होती हैं अध्यापक को पता होता है। अब आते हैं व्यंजन संधि के आखिरी 12वें नियम की ओर। क्या है नियम? नियम है स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, यानी अ और आ से इतर या अलग कोई भी स्वर आ जाए तो श को ख, दरअसल ये जो खटकोण वाला ख या स है, कुछ लोग उसको ख का उच्चारण करते हैं और कुछ लोग स का उच्चारण करते हैं। जैसे कई लोग बोलेंगे षड्यंत्र और कई लोग बोलेंगे खड़यंत्र। आप अगर पुरानी हिंदी देखें, और पुरानी हिंदी क्या, मध्यकालीन हिंदी में जाएं, रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसको पढ़ें तो वहां पे लक्ष्मण का नाम लखन लिखा है, और लखन में ल और यही खटकोण वाला स तुलसीदास ने लिखा है। यही चलता था, लखन। अब उसको अगर कोई लसण पढ़े तो उच्चारण संबंधी दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए यह इसके उच्चारण बोध को समझना, ये जो खटगोण वाला स है या ख है, इसके उच्चारण की विविधता को समझना बहुत जरूरी है। कई बार विभिन्न कालों में इसके उच्चारण में बदलाव आया है, भक्ति काल में अलग है और आधुनिक काल में अलग है।
इसलिए इसके उच्चारण को आपको समझना चाहिए। अच्छा, नियम पर आते हैं। क्या कहता है यह नियम कि स से पहले अ या आ से इतर कोई स्वर आ जाए। कोई स्वर क्या मतलब? अ आ से इतर कौन सा स्वर है? अ आ हटा दीजिए, ई उ ए ओ अंग, कोई स्वर आ गया तो स को ख या स में बदल देते हैं। यानी जो स है, श नहीं, स खटकोण वाले स में बदल जा रहा है। जैसे भ धन स श, जैसे उदाहरण देखिए, अभिधन सेक, अभिधन सेक, अभिषेक, अभिषेक, निधन सिद्ध, निधन सिद्ध, निषिद्ध, विधन सम, विधन सम, सम, और वहां पे विषम में कौन सा स आ रहा है? खटकोण वाला स आ रहा है। तो इस तरीके से आज हमने इस कक्षा में व्यंजन संधि पढ़ी। अब बहुत समय हो गया है और मुझे लगा था कि मैं इसी कक्षा में विसर्ग संधि भी आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन अब चूंकि समय बहुत हो गया है तब तो हम लोग विसर्ग संधि के लिए एक अलग कक्षा रखेंगे, छोटी सी कक्षा रखेंगे, क्योंकि विसर्ग संधि पढ़ने के लिए बहुत समय नहीं लगेगा, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग कक्षा रखते हैं। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।